हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल 2020 के टेस्ट डिस्कशन की, टेस्ट सॉल्यूशन की और इस सीरीज का ये 24वां वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से हमें अंत तक देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग से अंत तक देखोगे तभी किसी चीज का फायदा होता है। जिसको शुरू करो उसको खत्म करो, याद डालो। और आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अरबों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, 125 टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। इतिहास एमपी के टेस्ट का डिस्कशन हम कर चुके हैं, अब इतिहास के टेस्ट का डिस्कशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। और 499 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं उनको 399 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ये हमारा क्विज जो आज होने वाला था, इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 24 मई को होना था, अब ये 31 मई को होगा। तो 7 दिन का और समय आपके पास है। साथ में इसमें रिवॉर्ड भी बढ़ाया गया है। जो थर्ड विनर रहेंगे, जो थर्ड पोजीशन पर रहेंगे 3 लोग, उन 3 लोगों को टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी फ्री। और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए ही है। तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। अब बात करेंगे आज के हमारे टॉपर्स की, इस टेस्ट के टॉपर्स की। आपका नाम भी यहाँ पर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, पहली चीज तो शिवम श्रीवास्तव इनका नाम है, इन्होंने 48 क्वेश्चन सही किए हैं। दूसरा नाम है स्वप्निल महाला, स्वप्निल ने जो है 41 क्वेश्चन सही किए हैं। तीसरा नाम है उमा सिंह, इनने 38 क्वेश्चन सही किए हैं। और उसके बाद है हिमांशी खारेवाल, इनके द्वारा 37 क्वेश्चन सही किए गए। पांचवा नाम है योगेंद्र तंवर का, और इन्होंने भी 37 क्वेश्चन ही सही किए हैं। राइट, ओके। देन अब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ हो सकता है। यार कैसे नाम होगा आप लोगों का यहाँ पर? तो आप लोगों को भी ध्यान से टेस्ट को देना है। कल का टेस्ट ध्यान से दीजिए और आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा। और जिन लोगों के 50/50 है वो एक से ज्यादा अटेम्प्ट में लेके आए हैं, तो जिनका एक से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं उनका नाम यहाँ पर नहीं आता है। कई लोग तो ऐसे हैं एक दो जो 84 बार टेस्ट को लगाते हैं, मैंने देखा है। मेरा भी माथा खराब हो गया देख के कि 84 बार कौन लगाता भाई एक ही टेस्ट को। तो नाम जो केवल एक बार में सबसे ज्यादा सही करेंगे उनके आएंगे, बाकी के नाम नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहले प्रश्न की बात करेंगे कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके समय तुगलक वंश पर जो है आक्रमण हुआ था। आपको यह बताना है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। अब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ कब था ये मैं आपको बता दूं, आप लोग आंसर दीजिए। तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1398 में। दिल्ली में लूटा था, भयंकर लूटपाट हुई थी, कत्लेआम मचा दिया था इस बंदे ने। तैमूर लंग, याद रखिएगा क्यों आया था? भारत से संपत्ति को लूटने। इसका जो मूल उद्देश्य था, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई भी यहां पर क्यों आया था। तो तैमूर लंग जो आया था वो भारत को लूटने आया था। तो किसके समय में आया था ये आप जरा मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से किसके समय में तैमूर लंग भारत आया था। अच्छा, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और सबसे अधिक लंबे समय तक भारत पर राज्य करने वाला कोई शासक वंश था तो ये तुगलक वंश ही था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन मोहम्मद। राइट, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद याद रखिएगा। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद अलग था, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं यहां पर इस प्रश्न का नसीरुद्दीन मोहम्मद सही है, महमूद और मोहम्मद में अंतर आप समझिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दूसरा, कि जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी जोना खां की स्मृति में। जोना खां, जोना खां कौन था? जो आज भी हमारे मुहावरों में जिंदा है। तुगलक, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, तुगलक, जो अपनी ऊल जरूल योजनाओं के नाम के लिए जाना जाता था। पूरे सल्तनत काल के इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, और उसकी योजनाओं के कारण सबसे मूर्ख भी उसी को समझा जाता है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। राइट, चलिए अब देखेंगे जोना खां। जोना खां जो था वो जौनपुर नगर की स्थापना इसकी स्मृति में की गई थी। इसका नाम था मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक। राइट, तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और नसरुद्दीन मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जरा कमेंट करके आप लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में
फिरोज शाह तुगलक शासक बना था और उसी ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी अपने भाई की स्मृति में। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहली चीज, इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो बिल्कुल सही है, गयासुद्दीन के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी, तो ये इसकी बात बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, बाजार नियंत्रण नीति को समाप्त किया था, तो बिल्कुल सही बात है। इसने क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। समाप्त करने की घोषणा इसी के द्वारा की गई थी। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने का काम इसी ने किया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये वाला भी इसका सही उत्तर है, राइट। संत निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य था, ये पूरी तरह से गलत है। संत निजामुद्दीन औलिया का ये शिष्य नहीं था। संत निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। इवन इतने संबंध बेकार थे कि ये जब बंगाल के अभियान पर गया था तो रास्ते में जब वापस आ रहा था तो संत निजामुद्दीन औलिया के पास इसने संदेश पहुंचा दिया था कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें। और तभी संत निजामुद्दीन औलिया ने ये बहुत प्रसिद्ध शब्द कहा था, हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और आते समय रास्ते में ही एक जगह जहां इसका पड़ाव डाला था वहां पर जो इसका रहने का स्थान था, पांडाल जिसे शिविर इसका जो बनाया गया था, उसके गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा माना जाता है इसका पुत्र जो था गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, उसका इसमें हाथ था, जोना खां का इसमें हाथ था, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद जोना खां शासक बना था। तो ये पूरी कहानी, तो संत निजामुद्दीन औलिया से इसके जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। यहाँ पर आप याद रखेंगे हनूज दिल्ली दूरस्थ, वो इसी के बारे में ये जो संत निजामुद्दीन औलिया थे इनके द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था, ये गुजरात का एक निम्न जाति का हिंदू था, जो बाद में क्या बन गया था, कन्वर्टेड होकर मुसलमान बना था। और पूरे सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा शासक रहा जो कन्वर्टेड था, जो कभी हिंदू रहा था। बाकी सब तो बाहर से मतलब विदेश से आए हुए लोग थे। तो ये व्यक्ति जो था वो कन्वर्टेड मुसलमान था। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन था। और हिंट के लिए मैं बता दूं, वो व्यक्ति खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की थी, राइट। और इसी को मारने के बाद में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की थी। इतनी सारी हिंट मिल गई तो आपको उत्तर भी सही मिल गया होगा। ये था नासरुद्दीन खुसरो शाह, डी ऑप्शन सही है, नासरुद्दीन खुसरो शाह। इसी के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई थी, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि नासरुद्दीन खुसरो शाह ये खिलजी वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी आप सभी को पता है खिलजी वंश का सबसे बड़ा शासक था। सबसे ज्यादा जीत उसने उत्तर भारत की भी विजय की, दक्षिण भारत में भी इसने अभियान किया। इसके दक्षिण भारत के अभियान का जो उद्देश्य था वो आप याद रखेंगे, वो धन कमाना था, यानी कि वहां से संपत्ति को प्राप्त करना था। और इसी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी जो था, जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावती की जो कहानी वो इसी से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी को एक और शौक था, ये दुनिया जीतना चाहता था सिकंदर के जैसे। तो इसने सिकंदर सानी इसकी उपाधि या सिकंदर द्वितीय की उपाधि भी धारण की थी। ये चाहता था दो काम करना, एक पैगंबर मोहम्मद साहब की तरह एक नया धर्म चलाना, और दूसरा सिकंदर पूरी दुनिया को कॉन्कर करना, दुनिया को जीतना। तो इसके दोस्त जो दिल्ली का कोतवाल भी था, उसने समझाया कि भाई पहले भारत को जीत, उसके बाद दुनिया जीतना। तो पहले इसने फिर भारत और जो नया धर्म चलाने का जो इसका वो सपना था उसको तो उसने उसका भूत उतारा कि भाई ऐसा मत कर, तू सुल्तान है, सुल्तान की तरह काम कर। तो ये आपको याद रखना है कि सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी, भारत को जीता था, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। और इसका बचपन का नाम था अली गुरशप। क्या नाम था इसका बचपन का नाम? अली गुरशप। यानी कि ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बात होगी छठवें प्रश्न किया था, तो इनमें से किसके द्वारा सिजदा, पायबोस, इस प्रकार की प्रथाओं का शुरू की गई थी। देखिए, जो उससे पहले, इस सुल्तान से पहले जो सभा हुआ करती थी, यानी कि जो पूरी दरबार हुआ करता था, उसके अंदर ज्यादातर तुर्की प्रथाएं थी। और ये तुर्क से नहीं था,
ये था फारस से। इसने क्या किया, फारसी प्रथाओं को वहां पर स्टार्ट किए करवाना चाहता था, क्योंकि ये जिस वंश से था वो छोटा वंश था, यानी कि ये निम्न जाति का था और ये खुद को क्या करना चाहता था, उच्च कुल का वहां पर शो करना चाहता था। राजा के लिए प्रतिष्ठा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और ये था बलबन। कौन था ये, बलबन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इसने सिजदा करने की प्रथा चालू की और पायबोस करने की प्रथा चालू की थी, जिसमें सम्राट के पैरों को चूमना होता था। तो ये आपको याद रखेंगे। ये बलबन जो था लोह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। राइट, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि भारत में पहला जाता है, इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले मकबरा बनवाया था। तो यहाँ पर आप बताइए कि किस शासक ने सबसे पहले मकबरा बनवाया था, ये श्रेय किसको जाता है। राइट, जरा कमेंट करके मुझे बताएं। तो एक्चुअल में क्या किया था, मैं उस व्यक्ति का नाम बताता हूं जिस व्यक्ति का मकबरा बना था, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद, इसका मकबरा, जिसको गढ़ी का मकबरा भी कहा जाता है, गढ़ी का मकबरा। तो मकबरा बनाने का सबसे पहला जो मिलता है, सबसे पहला उदाहरण वो इसी का मिलता है। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था और ये उसके पिता ने बनवाया था, और इसके पिता का नाम था बलबन। इल्तुतमिश नहीं, बलबन के द्वारा पहला मकबरा बनवाया गया था। तो बलबन का एक और नाम था उलूग खां। इसका बेटा एक जंग में मारा गया था। तो नसीरुद्दीन महमूद, इसका बेटा था, गढ़ी का मकबरा इसी के द्वारा बनवाया गया था। राइट, तो बलबन आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 8वां प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने अपने विजित भारतीय क्षेत्रों का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। आप सभी को पता है मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध हुए थे। 1191 का युद्ध जो प्रथम ताराइन का युद्ध कहलाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, और द्वितीय ताराइन का युद्ध जिसको 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। और जो मोहम्मद गोरी जब जीता था तो उसने भारतीय जो विजित क्षेत्र थे वो अपने गुलाम को दे दिए थे। तो इनमें से कौन सा वो गुलाम था जिसको भारतीय क्षेत्र उसने दिया था, क्योंकि बाकियों ने बाकी और जगह पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद में, मृत्यु कैसे हुई थी मोहम्मद गोरी की, एक खोखर सरदार था, उसने इसकी गर्दन काट दी थी। शाम के समय ये नमाज पढ़ा था, उस समय इसकी गर्दन काट दी थी, क्योंकि खोखरों का दमन किया था। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का, और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। राइट, इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। भारत को जीतने में इन चारों गुलाम, ये सबके सब उसी के गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कुवाचा, यल्दूज, ये सब जो थे। जैसे यल्दूज ने सिंध के आसपास वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बख्तियार खिलजी बंगाल तरफ चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था उस पर कब्जा किया था। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बलबंत के संबंध में असत्य है, यानी बलबंत के बारे में कौन सी बात गलत है। देखिए, उसने 40 दल यानी कि चहलगानी, दल चहलगानी, इससे संबंधित सामंतों का दमन किया था। तो ये दल चहलगानी बनाया था किसने, तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के द्वारा ये बनाया गया था, और बलबन ने क्या कर दिया था, इन सब का दमन कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ये आप याद रखिए। दूसरा, कानून व्यवस्था की बहाली के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लौह और रक्त की नीति बलबन की है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई भी बात सत्य असत्य नहीं है, यानी कि हमारे यहाँ प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 10वें प्रश्न की कि तारीख ए फिरोज शाही निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही, 2 लेखक हैं इसके। अभी प्रश्न भी आया था पिछली बार, ये तो राइट, प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, तारीख ए फिरोज शाही। एक लेखक थे शम्स ए सिराज हफीज, शम्स सिराज हफीज, एक लेखक तो ये थे। तो दूसरे लेखक कौन थे जो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक माने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध यही है,
बताइए जरा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी, राइट, जियाउद्दीन बर्नी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज जिसका डिस्कशन आप देख पा रहे हैं 499 में इस टेस्ट सीरीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश की, करीब 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन, जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न 11वीं के प्रश्न की बात करेंगे कि लोधी वंश का कौन सा शासक हिंदू माँ का पुत्र माना जाता है। हिंदू माँ का पुत्र था जयबंद, उनकी माता का नाम था, इसकी लोधी वंश का शासक था, ये आपको याद रखना है। और हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, आगरा नगर की स्थापना और वहां राजधानी ले जाना, आगरा की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी, राइट। तो अब आपको पता चल गया होगा। और ये दूसरा सबसे धार्मिक रूप से कट्टर शासक था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में याद रखेंगे। दूसरा सबसे धार्मिक रूप से कट्टर था, कट्टर मुसलमान मानता था खुद को। तो लोधी वंश का कौन सा शासक हिंदू माता का पुत्र माना जाता है, और ये था सिकंदर ओ लोधी। और इसी के द्वारा भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि को मापने की एक इकाई गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी वो किसने चलवाई थी, तो वो भी सिकंदर लोधी के द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात 12वां कि तुगलक वंश के निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर और बहमनी किसने स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने। एक्चुअल में ये दो भाई थे और इनके साथ हुआ क्या था, ये वहां के स्थानीय जो राजा थे उसके दरबार में अधिकारी थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में अभियान किया तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों को पकड़ के अपने यहाँ लेकर आ गया, इन दोनों को कन्वर्ट किया, मुसलमान धर्म इन्होंने अपनाया। और बाद में जब वहां विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों भाइयों को पहुंचाया उस विद्रोह को दबाने के लिए। वहां पर ये सारायण करके एक व्यक्ति थे, उनके संपर्क में जब आए और जब संपर्क में आने के बाद उन्हें समझाया कि भाई तुमने तो गलत धर्म अपना लिया है, तुम फिर से हिंदू धर्म में आओ, तो उनकी घर वापसी करवाई, हिंदू धर्म में वो दीक्षित किया उन लोगों को। और उसके बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सब किसके शासनकाल में हो रहा था, तो ये सब हो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अजीब प्रकार की योजनाओं के बारे में जाना जाता है, खासकर इसकी 5 योजना है, उनमें से 2-3 आप याद रखेंगे। एक इसकी योजना थी जब इसने आभासी मुद्रा, राइट, आभासी मुद्रा इसने बनाने का प्रयास किया था। तो चांदी की जगह पर इसने तांबे के सिक्के ढालना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने खुद से ही उस सिक्के अपने घरों में ढालने लग गए थे, तो वो फेल हो गया। इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था, दौलताबाद ही अपनी राजधानी को लेकर गया था दिल्ली से, तो उसको वापस अपना वो फैसला बदलना पड़ा था। तो ये भी इसका फैसला जो पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो इस प्रकार से ये अपनी उल जलूल योजनाओं के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, 13वें प्रश्न की बात करेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सिंचाई हेतु कौन सा कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप जो सिंचाई के लिए नहरें बनाने का श्रेय किसको जाता है या नहरों का निर्माता कौन था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहरें बनवाई थी, लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन जो था फिरोज शाह तुगलक जो था वो नहरों का वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है, तो इसके समय में टैक्स लिया जाता था। जैसे जजिया जो था, जजिया तो हिंदुओं से लिया जाता था, ये आपको याद रखना, धार्मिक टैक्स था, राइट। और चुंगी कर जो था वो एक जगह से दूसरी जगह जब बॉर्डर क्रॉस करते थे तब लिया जाता था। तो हक ए शर्ब जो था वो कौन सा कर था, हक ए शर्ब जो था वो सिंचाई के लिए लिया जाने वाला कर था जो इसके समय में लिया जाता था, राइट, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि 14वां प्रश्न है कि तुगलक वंश के निम्न में से किस शासक ने प्रथम बार कृषि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था। अभी मैंने आपको इसका उत्तर बताया है, जरा रिकॉल कीजिए। तो 30 सेकंड पहले की बात, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसको पहली बार कृषि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण जिसने करवाया था। याद रखना, पहली बार निर्माण करवाया था, निर्माणकर्ता कहा कोई और जाता है और निर्माण किसी और ने करवाया था। तो पहला निर्माण करवाया था गियासुद्दीन तुगलक ने, और निर्माणकर्ता कौन माना जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखना, क्योंकि ज्यादा इसी के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन पहली बार गियासुद्दीन तुगलक ने ये काम किया था।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न, सल्तनत के निम्न में से किस शासक ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहा था? इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि किसने खुद को जो है पैगंबर का सेनापति कहा था। ये एकमात्र भारतीय मुसलमान था, याद रखना, एकमात्र भारतीय मुसलमान जो हिंदू से कन्वर्ट हुआ था और शासक बना था, सुल्तान बना था, और उसने खुद को पैगंबर का सेनापति माना था। कौन था जरा कमेंट करके बताइए मुझे। अलाउद्दीन खिलजी? बिल्कुल नहीं भाई। 15वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है 15वें प्रश्न का उत्तर? तो ये है खुसरो खां, याद रखना, नासिरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश का था और ये अंतिम था, राइट। आगे याद रखना आपको अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने सैन्य सुधार के अंतर्गत नगद वेतन देना, घोड़ों को दागना, इस प्रकार की प्रथा की शुरुआत की थी? और इसी में मैं जोड़ दूं तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति ये किसकी थी? बाजार नियंत्रण नीति, घोड़ों को दागना और इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो किसकी थी? तो ये व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी के समय की, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही। 20 से 1320 इतना ही शासन था बस। किस वंश का था ये वंश? बता दूं सबसे ज्यादा किस वंश का था? तो सबसे ज्यादा जो शासन था वो तुगलक वंश का था। तुगलक। पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, राइट। सबसे लंबा शासन तुगलक वंश। दूसरा कौन सा था? लोधी। लोधी के बाद आए, सॉरी उसके बाद आया सैयद, सैयद के बाद आया लोधी, सबसे अंतिम था लोधी। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खिलजी वंश, सबसे कम था। तो फिर से एक बार मैं क्रम बता दूं, सबसे पहला गुलाम, राइट। गुलामों के बाद में, उसके बाद जो अगला वंश आया गुलाम वंश के बाद में वो था आपका खिलजी वंश, राइट। खिलजी के बाद में आया तुगलक, उसके बाद में आप देखेंगे सैयद और उसके बाद में लोधी। आगे बढ़ था। रजिया ने लाल वस्त्र धारण किए थे और सभी को पता है जामा मस्जिद, वो जो दिल्ली की मेन मस्जिद है, वहां पर गई थी और उस समय लाल वस्त्र न्याय के प्रतीक माने जाते थे। किसके प्रतीक? न्याय किया। इसने जनता से कहा था उसने कि उसे जस्टिस दो, क्योंकि इल्तुतमिश की वो पुत्री थी और सबसे योग्य थी, जिसे क्या मिलना चाहिए था? जिसे राज्य मिलना चाहिए था। और इसी के लिए क्या किया था? उसने लाल वस्त्र पहन के जनता की, और जनता ने पहली बार शासक को चुनने में अपना योगदान दिया और क्या बनाया? अपना शासक रजिया सुल्तान को चुना था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? न्याय की याचना। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां है कि निम्न में से किस शासक को लख्त खां या लाल बख्श के नाम से जाना जाता था? लाल बख्श लख्त खां इसलिए क्योंकि वो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, जो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर ये याद रखेंगे। और इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये वो व्यक्ति था जिसने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी, और यही जो मोहम्मद गोरी था उसका ये क्या था? गुलाम था, और इसका गुलाम था इल्तुतमिश। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 20वां प्रश्न कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाली पहली मुस्लिम शासक किसे माना जाता है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? और ये उपाधि जो धारण की गई थी, ये धारण की गई थी महमूद गजनवी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले, क्योंकि क्लास तो खत्म हो गई, 20 ही प्रश्न थे हमारे। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 2, मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से कल भी अंत तक देखना है, हमें तैयारी करके आना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2 घंटा मैक्सिमम है। अगर कल आपने 2 घंटा दे दिए और इसको पढ़ के आ गए तो यकीन मानिए आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कल आप पढ़ लेंगे और यहाँ आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न होते हैं और यहाँ हम केवल 20 ही प्रश्नों का डिस्कशन कर पाते हैं। 499 रुपए में अवेलेबल है। आप कुछ मत करिए, टेस्ट सीरीज को उठाइए। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से अपनी पढ़ाई में तालमेल बिठा लीजिए। आप देखेंगे 125 दिन में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, राइट। 125 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा आपको पढ़ाई पूरी करने में। तो इतिहास का हमारा डिस्कशन 10 डिस्कशन होंगे इतिहास के, राइट। और ये शायद मुझे लग रहा है 5वां डिस्कशन था, तो 5 और क्लास इतिहास की होने वाली है। ये हमारा नोट्स है और कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारी एक प्रतियोगिता चल रही है, ये 24 तारीख को आज एग्जाम होना था, लेकिन अब
प्रतियोगिता का टेस्ट 31 तारीख को होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, और इसमें थर्ड प्राइज भी जोड़ा गया है, जिसमें आप एसआई की तैयारी कर रही हैं तो एसआई की टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीएससी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशियरी की आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज बहुत सस्ती है यार, और कितना पैसा कम करूं। रोटेट का ऑप्शन ऐड करवाते हैं, आप लोगों का काफी समय से ऑप्शन आ रहा है, रोटेट का ऑप्शन करवाते हैं। आयोग की क्लास अभी नहीं, आयोग की क्लास में थोड़ा समय लगेगा, लास्ट में पढ़ेंगे। आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन आयोग बहुत छोटे हैं, इतना समय देने की जरूरत नहीं होती है ना, तो आयोग पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करो, बस अभी तो आप मेरे साथ पढ़े जाओ। चलिए ये क्लास समाप्त होगी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।